वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो कि बहुत ही मुश्किल माना जाता है। और मैं इसलिए करता हूँ ये कि जो मुझे मुश्किल लगते हैं सब्जेक्ट या लगते थे और मुझे सही तरह नहीं पढ़ाए गए या मैं नहीं समझा, तो मैं उनको इसमें टेकअप करता हूँ। क्योंकि जो नए इंजीनियर हमारे आ रहे हैं वो ज़ाहिर है अब एक्सपोज टू वर्ड हैं। जैसे कि हम लोग तो नहीं थे ना इंटरनेट था ना कोई चीज़ थी, तो पता नहीं चलता था। यानी हम कंपटीशन में नहीं थे, हम खुद ही अपने को बहुत काबिल बस समझते थे, एक दो किताबें पढ़ ली। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया के साथ हमारा कंपटीशन होता है। आप सीवी भेजते हैं, जब आप अगर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया या वहाँ पर कहीं मौजूद हैं और मिडिल ईस्ट में, तो पूरी दुनिया वहाँ पर अप्लाई कर रही है ना। तो 30 साल पहले तो ऐसे नहीं होता था। तो आप फिर जो आदमी आया सिलेक्शन करने वो आपको ले गया, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, तो लोगों को जॉब मिलती थी। अब जो है ये हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन में आ गए हैं, तो हमें थोड़ा इन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो हमें सही तरह पढ़ाई भी नहीं जाती। और अगर कोई एक आध टीचर होता है अच्छा, वो पढ़ाता भी है, तो फिर हमें इतना मुश्किल लगता है कि हम उसको छोड़ देते हैं चॉइस में। और फिर हम कंसंट्रेट करते हैं कि न्यूमेरिकल बस सॉल्यूशन आ जाए और 10-15 न्यूमेरिकल को रट लिया और हो गया काम। लेकिन अब इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से ज़रूरी है कि आप इनको समझें। उन्हीं में एक ये सब्जेक्ट है जो कि बहुत पढ़ाया जाता है, वो है सीक्वेंस कंपोनेंट। और उसकी जो बेसिक है, आपको पता है कि वो ये है कि कोई भी अनबैलेंस नेटवर्क को हम 3 बैलेंस नेटवर्क में डीकम्पोज कर सकते हैं। और उसमें एक कहलाता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ज़ीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव नेगेटिव एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि डायरेक्शन और रोटेशन अलग अलग हो जाती है। अगर आपने अपनी बेसिक डायरेक्शन और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जो कि नॉर्मल हम लोग ले रहे होते हैं, तो वो पॉजिटिव कहते हैं। तो दूसरी जो क्लॉकवाइज होती है अगर विद रेफरेंस टू एंटी क्लॉक, तो उसको हम निगेटिव कहते हैं। लेकिन बैलेंस्ड ही होते हैं, तीनों वेक्टर बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। और ये दोनों के केस में ऐसा होता है कि उनका सम जो होता है वो ज़ीरो ही होता है, जो कि आपको पता है। उसकी हमें अलग से डिटेलिंग और कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल में करंट नहीं होता है। और ये अब उसका जो आखिरी एक कंपोनेंट होता है ज़ीरो सीक्वेंस कहते हैं। ज़ीरो सीक्वेंस का मतलब, ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो एंगल बिटवीन द 3 फेजेस, रेडियल और बिलो, उनकी यानी एक डायरेक्शन। तो जब वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो फिर उनका जो सम जो है वो 3 टाइम हो जाएगा। और वेक्टर जब अगर किसी एंगल पे हैं इस तरह 120 पे, तो फिर हमें इनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जब आप उसको करते हैं एनालाइज, और दो कंपोनेंट में आप इसको रिजॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि उनका टोटल सम जो होता है IR IY IB इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये वेक्टर सम है, याद रख लें। तो ये इसका एक बेस हो गया। तो अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हो गई? क्योंकि जब फॉल्ट का मामला हुआ, सिंगल फेज या 2 फेज, 3 फेज में सब सिमेट्रिकल होता है, वो छोड़ दें। जहाँ पर कि अनबैलेंस वोल्टेज, अनबैलेंस करंट फ्लो होता है, तो अनबैलेंस वोल्टेज पैदा हो जाता है। इसका मतलब उस अनबैलेंस्ड करंट को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू 3 बैलेंस्ड सिस्टम। और हम अनबैलेंस वोल्टेज जो बन गया उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वो अलग अलग वीडियोस में होगी, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम होता है अब ये होता है कि हमें इनका ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है इम्पीडेंस का कैसे ड्रॉ करें। इम्पीडेंस भी तो उसी कई के एक कड़ी हो गई ना। जब वोल्टेज अनबैलेंस्ड में ज़ीरो सीक्वेंस पॉजिटिव और निगेटिव आ गया, और करंट भी पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो आ गया, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो फिर वो तो पॉजिटिव और निगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी तो आ गया। तो ये सब जगह मैथमेटिकल है। ये इसको बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर ये तो एक कंडक्टर है, उसका इम्पीडेंस या रिएक्टेंस कैसे चेंज हो गया? ये चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ। अगर आप एक कंडक्टर आपके पास है, आप उसका जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं या वो इंडक्टेंस है, और 100 और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो एल भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है ना। कह सकते हैं ना, टेम्परेचर से थोड़ा बहुत फ़र्क ले लें। तो ये मत समझें कि इस मेटालिक स्केल का फुट्टे का कोई रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ये एक जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस है कि सॉल्व कैसे करें चीज़ों को। सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं ना, या ग्राफिकली कर लें या आप मैथमेटिकली कर लें। तो ये एक मैथमेटिकली यानी कि वेक्टर बेस
मामला है। अब 3 इम्पीडेंस हमारे पास आ गए क्योंकि 3 वोल्टेज और 3 करंट थे। तो उसमें मैं आपको 4-5 लेक्चर बना के बताऊंगा कैसे ड्रा करना है, और इंशाल्लाह इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान था, हम तो इससे खामखा डरे हुए थे। और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको भी आसानी हो जाएगी कि ये बहुत आसान मामला है। तो मैं चलूँगा अल्टरनेटर से, फिर उसके बाद लाइन का कोई मामला नहीं है ख़ास, अल्टरनेटर का मामला है, और ख़ास तौर पे जो है वो ट्रांसफार्मर का है। वो दो चीज़ों को हम बहुत डिटेल में करेंगे। तो लेट्स कम टू दिस टॉपिक के सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दी अल्टरनेटर। अच्छा, अब इसमें एक बेसिक चीज़ याद रख लें जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, अल्टरनेटर जनरेट्स ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ। ये रट लें, और रटे वैसे भी पता है आपको, जब एक उसको डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उसी को हम पॉजिटिव कह लेंगे, वो जो कुछ भी हो। अब नॉर्मल कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ईएमएफ को हम कहते हैं पॉजिटिव, तो बस वही जनरेट करेगा। कभी तो आपने नहीं सुना होगा, जब मैंने आपको पावर स्विंग पढ़ाया और जब मैंने आपको मेरी पावर में वो आइसोलेशन, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन बताया, तो बार बार आपको बताया कि मत समझे कि उल्टा चलना शुरू हो गया, स्पीड कम हो गई। जैसे आप गाड़ी को चढ़ाई पर जाते हैं और गाड़ी जो है थी वो जो है स्लो हो गई, स्लो हो गई, स्लो हो गई, उल्टा नहीं चलने लगी, ऊपर ही जा रही है, लेकिन स्पीड अगर 40 थी तो 20 ही रह गई, और उसको पावर देंगे आप तब जा कर के ऊपर चढ़ेगी। तो मैंने बार बार बताया। तो ये एक पॉइंट इसके अंदर याद करना बहुत ज़रूरी है। इसकी ये जब मालूम हो गया याद क्या करना है, ये बहुत आसान है, तो उसके बाद बड़ा आसान मसला हल हो गया। अब आ जाएं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन। होता क्या है कि जब कोई भी अनबैलेंस्ड वोल्टेज और करंट जो है लोड की वजह से या फॉल्ट की वजह से जनरेट हो रहा है, तो 3 किस्म के इम्पीडेंस पिक्चर में आ रहे हैं, याद रखें। फिर भी मैथमेटिकली ये इसके एनालिसिस है, ये ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग फिजिकल इम्पीडेंस वहाँ पर लग गया करके, ये मैथमेटिकल है। तो मैंने लिख दिए Z1 Z2 Z0, Z1 Z2 Z0, Z1 Z2 Z0। ये आपको पता है Z1 पॉजिटिव, Z2 निगेटिव, Z0 को ज़ीरो वाले को नॉट कहते हैं। तो Z0 भी कह सकते हैं, Z0 एक उसका कहते हैं कि आम, जैसे रोल कॉल भी करते हैं ना बस टीचर, तो कहते हैं 101 इस तरह से। तो ये 101 है। 3O कंडक्टर का साइज़, तो 3 असल में /0 ही है। तो यही समझने के बाद कि पॉजिटिव जनरेट करता है, तो हम बनाएंगे इसके 3 नेटवर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव बड़े आसान है, कोई इतना गौर फिक्र की बात नहीं होगी। देखो ये यहाँ पर आ जाओ। पॉजिटिव में क्या है कि ईएमएफ तो पॉजिटिव होता है ना, खाली ये मैंने बनाया, और Z1 पॉजिटिव लिखा एनालिसिस के लिए। तो VA1 जो है ये क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क का वोल्टेज है यहाँ पर। तो ये VA1 क्या हुआ कि ई में से जब मैं ये IA1 क्या चीज़ है, IA1 जो है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है ऑफ द टोटल करंट, यानी कि 3 वोल्टेजेस हैं, 3 करंट भी हैं, तो आपको पता ही है। तो ये IA1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि IA1, फिर IA2, फिर IA0, इस तरह 3 कंपोनेंट जो थे IA के, इसी तरह B के होंगे। मैं सब लिख नहीं रहा, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यार, मुझको खुद भी हो जाता है, एक फेस को लेके चल रहा है। तो क्या होगा, सीधा देखो ना, ये वोल्टेज है, ये इसका इम्पीडेंस है, वही इम्पीडेंस याद रख लो कि ये इम्पीडेंस जो है ये मैथमेटिकल बात हो रही है सारी, वेक्टर वाली। ये 3 कंपोनेंट हैं इसके। Z1 उसमें से ये ड्रॉप, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो V किसके बराबर हुआ, टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IA1 Z1, और ये यहाँ पर VA बराबर, ये दोबारा गलत लिख दिया बस, ये सही है। तो ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब नेगेटिव सीक्वेंस पे आ जाओ। अब ये लिख दिया मैंने Z2, ये ZZ नहीं है, Z2 है। Z2 कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, आपके सामने करूँ। अब Z2 इसके अंदर करंट क्या होगा, वो IA2 लिखेंगे हम, IA2। अब यहाँ पर देखो, ये जनरेटर जो है कभी भी नेगेटिव सीक्वेंस जनरेट नहीं करता है, उसको तो उल्टा चलाना पड़ेगा ना, कैसे करेगा वो तो नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो यहाँ पर ये कोई इम्पीडेंस नहीं है, ये शॉर्ट हो गया, और ये सीधा सीधा EMF ज़ीरो हो गया। ये E जो वहाँ पर था ना, वो E यहाँ पर ज़ीरो है, क्यों कि इसका नेगेटिव सीक्वेंस नहीं होता, तो E इज इक्वल टू ज़ीरो है। मैं ज़ीरो इसलिए लिख रहा हूँ कि वो ना समझे कोई। तो E ज़ीरो अगर हो गया तो ये मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया हुआ है,
और ये क्या है, ये EMF 0 है, तो इक्वेशन आ गई है। किसकी इक्वेशन आ गई? ये नेटवर्क आ गया असल में नेगेटिव सीक्वेंस का। ये किसका? पॉजिटिव सीक्वेंस का। अब आते हैं हम यहाँ ज़ीरो सीक्वेंस। ये ज़रा गौर करिएगा, इसके ऊपर एक अलग भी लेक्चर मैंने बनाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने यहाँ पर ये स्टार कनेक्टेड लिया है, जनरेटर होता है आमतौर पे, और इसके न्यूट्रल को मैंने एक इसमें ZN लगाया है, यानी कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग थ्रू एक इम्पीडेंस है, ना कि डायरेक्ट है। वो मैं एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई है जिसमें कि डायरेक्ट है तो क्या होगा और ये क्यों, क्या मसला है, डिटेल में और भी बात कर लूँगा ताकि क्लियर हो जाए। और आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा कि जो ज़ीरो सीक्वेंस करंट होता है वो आपको पता होगा कि वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो वो IA1 फिर IA2 और IA0 ये सब बराबर होते हैं एक दूसरे के, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इनका मैग्नीट्यूड जो होता है 3IA0 हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि 3IA0 हो जाता है। न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होता है फॉल्ट करंट के केस में, जब आपका फार्मूला देखें ना आप, वहाँ लिखा होता है ZN प्लस Z प्लस 3ZN, तो फार्मूला इस तरह हो जाता है। तो अजीब बात नहीं है कि यार ZN मैंने लगाया हुआ है और आप कह रहे हैं फार्मूले में 3ZN रखें। कभी आप लोगों ने गौर किया इस बात पे कि फार्मूला जो आप शॉर्ट सर्किट का भी निकालें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन तो कर लेते हैं ना सब लोग, आप उसमें देखें उसमें न्यूट्रल का लिखा होगा 3Z0। यार तो ये 3 कहाँ से हो गया? लगाया तो मैंने एक ही है ना भाई। ये भी मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव पॉजिटिव, मैं तो एक ही में 3 लगा रहा हूँ। Z1 की बात, Z0 की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 3 लगा दो, 3 टाइम कर दो इसको, क्यों कर दो? वो जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। अलग भी वीडियो मैंने बनाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अब इधर आ जाओ, देखो ये IA0 है, फिर यहाँ पर जो है ये नहीं है, लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड है, तो ग्राउंड में करंट तो फ्लो होता है, आपको पता है ज़ीरो सीक्वेंस, वो तफसीलात अलग हैं। अब यहाँ से जो करंट जाएगा IA0, तो यहीं से तो IA0 ही तो वापस आएगा ना। और मैंने यहाँ 3ZN लिख दिया, तो भाई ये क्या कर दिया आपने, क्यों लिख दिया मैंने? तो मैंने नहीं लिखा, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ से ना डरें, ये चीज़ एक्सप्लेनेशन किताब में नहीं मिलेगा, और कर लें, और अलग भी वीडियो मैं इसकी बनाई है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि IA0 बराबर 3I0 होता है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया इधर लिखा हुआ कि वो तीनों जो है बराबर होते हैं, तो 3 टाइम करंट फ्लो होता है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो इसके तीनों करंट बराबर होते हैं, एक डायरेक्शन होता है, तो तीनों के तीनों न्यूट्रल में फ्लो होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, सारे ज़ीरो में तीनों करंट एक फेज़ में होते हैं, तीनों कंपोनेंट एक फेज़ में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर यहाँ से जो करंट आएगा वो 3I0 आना चाहिए, समझ रहे हो? I0 तो यहाँ पर है, यहाँ 3I0 कैसे आएगा यार? ये अजीब बात है, यहाँ से यहाँ तो Z0 में तो I0 रहे और यहाँ से जो है ये 3I0 आ जाए, ये तो सीरीज सर्किट है ना। अब सीरीज सर्किट में ये तो नहीं हो सकता ना करंट जो है आगे पीछे हो जाए, करंट तो वही रहेगा ना यार। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बहुत इसको तफसील से बयान कर रहा हूँ। सीरीज सर्किट है ना, I0 आएगा यहाँ से तो I0 जाएगा ना, अगर यहाँ फॉल्ट है तो यार ये अजीब बात नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि ZN लगाया था और 3Z0 से कैलकुलेशन करो फॉल्ट के, ज़ीरो सीक्वेंस सिंगल लाइन टू ग्राउंड में, क्यों भाई? बात ये है कि देखो VN जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें जो होगा ये, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, वक्ती तौर पर मिटाता हूँ, मिटा दिया। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 3I0 ZN, क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है, 3I0 यहाँ बता रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो सकता 3I0, सीरीज सर्किट है। तो ये जो मैनिपुलेशन करते हैं ना सीक्वेंस नेटवर्क में, आप देखें कैसी जगलरी है मैथमेटिकल। इसके अगेंस्ट जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, वो 3I0 Z0, ये Z0 है ना, ZN है ना, ये ZN है ना, ZN है ना, इसमें से जो करंट जाएगा वो 3I0 जा रहा है, और यहाँ से I0 निकलना गलत। अब कैसे करें भाई, ये कैसे बनाएं? ये बनाने का ये शो है कि 3I0 ZN हुआ ना, 3 टाइम करंट आया, भूल जाए ऊपर ये कुछ नहीं है अभी, ये भूल जाए, 3I0 ZN हुआ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैनिपुलेट करके I0 को इधर लिख दिया, इसको 3ZN लिख दिया। अब क्या हुआ कि ये I0 आ गया ना सीधा, ओहो गुड शाबाश, देखो I0 आ गया, I0 मैंने लिख दिया। अब क्या करूँ मैं, ये 3ZN है, मैंने यहाँ 3 लगा दिया, देखा?
तो अब ये 3ZN हो गया, 3ZN और ये I0 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये देखें ये बैलेंस हो गया कि I0 ही जा रहा है, I0 ही निकल रहा है और ये 3ZN है। सही है ना, 3ZN लिख दिया। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है ये जो है वो 3ZN हो गया, ये ZN वही का वही ZN है, ये 3ZN नहीं है। ठीक है ना। तो ये देखें ये इसका, इसलिए ये तीनों इम्पीडेंस डायग्राम याद रखें, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव, और ये वाली को मैं दोबारा एक और क्लियरली मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, एक बनाऊँगा 10 मिनट की, जो कि आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट बताऊँगा। तो अल्टरनेटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफार्मर और लोड और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।